अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल बासित और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एबी खान केमिस्ट्री। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 173 एंड दिस इज अबाउट मॉलिक्यूलर फोर्सेस। आज इसी ही लेक्चर में हम मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में एक्सप्लेन करेंगे और साथ में टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस जिसमें आता है सबसे पहले इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस और दूसरा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो आइए हमारे साथ देखते जाइए कि मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं और साथ में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दोनों में डिफरेंसेस क्या है और दोनों जो है वो कहाँ पाए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर फोर्सेस से। Molecular forces are those forces which are present either in a molecule or between the molecules. उन फोर्सेस को हम मॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं जो फोर्सेस या तो मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स या जो आयंस है या पार्टिकल्स है उन पार्टिकल्स के दरमियान पाए जाते हैं और या बिटवीन द मॉलिक्यूल्स जो है वो पाए जाते हैं, तो उन फोर्सेस को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फोर्सेस। फॉर एग्जांपल मेरे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, H2 मॉलिक्यूल है जी। यहां पर देख लीजिए, तवज्जो फरमाइए, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल कहां से बना है? इसके अंदर दो एटम्स हैं, एक ये हाइड्रोजन है और दूसरा हाइड्रोजन ये है, लेकिन ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ एक पार्टिकुलर किस्म के फोर्सेस से जुड़ा हुआ है। उस फोर्स को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, और ये दोनों एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से या अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से ये दोनों एटम्स जो हैं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और इन दोनों एटम से पेयर मॉलिक्यूल बना है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो यहां पर जो फोर्स पाया जाता है उसको भी हम मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। और अगर मैं मॉलिक्यूल्स का मिसाल लूं, फॉर एग्जांपल ये H2 मॉलिक्यूल है और ये भी H2 मॉलिक्यूल है, दोनों मॉलिक्यूल्स है। ये दोनों मॉलिक्यूल्स भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और इन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स पाया जाता है वो भी मॉलिक्यूलर फोर्स है। तो मॉलिक्यूलर फोर्स या तो एटम्स के दरमियान पाया जाता है और या मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाया जाता है, और दोनों सूरतों को हम फिर कहते हैं मॉलिक्यूलर फोर्सेस, या दोनों किस्म के फोर्सेस को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो मॉलिक्यूलर फोर्सेस के टू टाइप्स हैं। फर्स्ट वन है इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। यहां पर जो इंट्रा का टर्म है ये लैटिन वर्ड है और इसका मतलब है विद इन और इनसाइड। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस वो फोर्सेस है जो एटम्स के दरमियान, इसका मतलब यह है मॉलिक्यूल जो जिन एटम्स से बना हुआ होता है उन एटम्स के दरमियान जो फोर्स मौजूद है, जो फोर्स इन दो एटम्स को या तीन एटम्स को या चार एटम्स को जुड़ के रखते हैं, तो उन फोर्सेस को हम कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो सिंपल इसका मतलब यह है कि एटम्स के दरमियान जो फोर्सेस पाए जाते हैं उन फोर्सेस को हम कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस, या आयंस के दरमियान जो फोर्सेस पाए जाते हैं उसको भी इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस के नाम से जाना जाता है। और इसका एग्जांपल जो है वो है आयनिक बॉन्ड इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स है, कोवेलेंट बॉन्ड इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स है, मेटालिक बॉन्ड ये भी इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स है जी। अब ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। और ये कहां पर मौजूद होते हैं? ये मौजूद होते हैं एटम्स के दरमियान या आयंस के दरमियान। इस किस्म के फोर्सेस मौजूद होते हैं और इसको हम कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। दूसरा टाइप है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारा वो फोर्स है या वो फोर्सेस है जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाए जाते हैं,
जो भी फोर्सेस मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद है, चाहे वो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है या डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स है या ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल्स है या पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, लेकिन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और यहां पर जो इंटर का टर्म यूज हुआ है, इसका ये भी लैटिन वर्ड है और इसका मतलब है बिटवीन। तो वो फोर्सेस जो मौजूद होते हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस मौजूद होते हैं उसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और शॉर्टकटली हम इसे कहते हैं आईएमएफ। और इसका एग्जांपल है जी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, लंदन फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयन डायपोल फोर्सेस या इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। ये फोर्सेस जो है ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं और ये हमेशा जो है मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाए जाते हैं। और इन फोर्सेस को, ये जो फोर्सेस मैंने यहां पर मेंशन की है, इन फोर्सेस को हम वंडरवाल फोर्सेस भी कहते हैं, क्योंकि ये वंडरवाल जो है ये एक साइंटिस्ट है, जोहान्स वंडरवाल इसका पूरा नाम है। उसने ये पहली मर्तबा जो है इसका इंट्रोडक्शन किया था मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तो इसी वजह से इसे कहते हैं वंडरवाल फोर्सेस। अब ये तो हो गए हैं हमारे मॉलिक्यूलर फोर्सेस। दो किस्म है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। लेकिन अब बात यह है कि पॉइंट की तरफ आते हैं। यहां पर जो फोकसिंग पॉइंट है हमारा वो है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीकर देन इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं या वंडरवाल फोर्सेस हैं, ये वीक होते हैं, कमजोर होते हैं स्ट्रेंथ में। किस चीज से? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस से ये वीक होते हैं, और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और इसको मैं एग्जांपल से क्लियर करता हूं कि कैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो वीकर होते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस से। तो आइए यहां से सीखते हैं। ये है मेरे पास H2O वाटर इन द लिक्विड स्टेट, ठीक है जी। जब हम लिक्विड वाटर को कन्वर्ट करते हैं स्ट्रीम में या वेपर्स में, ठीक है जी, ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो है डेल्टा H इज इक्वल टू 40.7 किलोजूल पर मोल एनर्जी है। इतना हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होता है जब हम वाटर को लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन कितनी अमाउंट के लिए? पर मोल के लिए। पर मोल के लिए इतना एनर्जी 40.7 किलोजूल एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। ये हमें देना पड़ेगा कि जब हम H2O वाटर को लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं पर मोल। अब अगर आप 2 मोल्स लेते हैं तो यहां पर इससे जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन पर मोल के लिए, सिर्फ 1 मोल के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो है 40.7 किलोजूल पर मोल एनर्जी, ठीक है जी। यहां पर क्या है जी? यहां पर ब्रेकिंग ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाए जाते हैं, और जो फोर्स यहां पर वाटर में मौजूद होता है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब जब हम इस लिक्विड वाटर को इस लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो असल में हम क्या करते हैं? हम इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को सीज करते हैं, खत्म करते हैं या ब्रेक ऑफ करते हैं, ठीक है जी। क्योंकि ये मेरे पास लेट सपोज एक वाटर मॉलिक्यूल है और दूसरा मेरे पास ये है, तो इन दोनों के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होता है और वो असल में है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। और जब हम इसको लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो हम इसी फोर्स को, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ब्रेक ऑफ करते हैं या सीज करते हैं, खत्म करते हैं। और इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो पर मोल के लिए कितना एनर्जी है? 40.7 किलोजूल पर मोल एनर्जी है। अब दूसरा ये है कि जब हम H2O को हाइड्रोजन
ये पहला हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन हो गया जी, ये दूसरा हाइड्रोजन है, ठीक है। अब अगर हम यहां पर जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है जो कि असल में क्या है जी, कोवेलेंट बॉन्ड है, और कोवेलेंट बॉन्ड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस में आता है। अब अगर इस बॉन्ड को हम ब्रेक ऑफ करते हैं और इसी को भी ब्रेक ऑफ करते हैं इस तरह कि वाटर है और वाटर से जो है हाइड्रोजन और साथ में ऑक्सीजन जो है ये सेपरेट करते हैं, तो इसके लिए जो एनर्जी पर मोल रिक्वायर्ड है वो है 930 किलोजूल पर मोल एनर्जी पर मोल। इसके लिए कितनी एनर्जी की जरूरत है? 930 किलोजूल एनर्जी की जरूरत है जब हम इन बॉन्ड्स को, यानी मतलब यहां पर जो ये फोर्सेस पाए जाते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस पाए जाते हैं, और इसको अगर हम खत्म करते हैं, इसको हम ब्रेक करते हैं, ठीक है जी, खत्म करते हैं, तो इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो है 930 किलोजूल पर मोल एनर्जी। अब इन दोनों को आपने कंपेयर करना है कि जब हम मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और यहां पर मैंने मिसाल जो है वो एक ही लिया है, वाटर का लिया है। यहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स है और यहां पर एटम्स को हम सेपरेट करते हैं। तो जब हम मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं तो असल में हम क्या करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को खत्म करते हैं जी, ब्रेक करते हैं, सीज करते हैं। तो यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, जब हम इनको खत्म करते हैं तो इतना एनर्जी रिक्वायर्ड है, और जब हम एटम्स के दरमियान जो फोर्सेस पाए जाते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसको जब हम खत्म करते हैं वाटर में, तो यहां पर एनर्जी कितना रिक्वायर्ड है? 930 किलोजूल एनर्जी रिक्वायर्ड है पर मोल, ठीक है। दोनों के कंपैरिजन से हमें ये पता चला कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ये स्ट्रेंथ में वीक होते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस से। तो आप सिंपल ये कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीकर देन इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और लास्ट में मैं ये एक्सप्लेन करता हूं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैन चेंज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, अगर वो चेंज होते हैं, यानी मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का जो टाइप है वो अगर चेंज होता है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तो उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो भी चेंज होंगे, ठीक है। अब ये भी यहां पर मैंने एग्जाम्पल लिया है वाटर का, और दूसरा एग्जाम्पल है हाइड्रोजन सल्फाइड का, ठीक है। दोनों की प्रॉपर्टीज को देखते हैं जी। दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो है बेंट एंगुलर स्ट्रक्चर, वाटर का भी है, और एंगुलर स्ट्रक्चर हाइड्रोजन सल्फाइड H2S का भी है। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज में वाटर जो है ये लिक्विड स्टेट में है, और जो H2S है ये गैसियस स्टेट में है। और इसी के साथ साथ वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सी है, और H2S का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है -61 डिग्री सी। अब दोनों जो है एक ही ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, मतलब हाइड्रोजन तो दोनों में सेम है, और ऑक्सीजन और सल्फर दोनों एक ही ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, ग्रुप नंबर 6 से, सॉरी। लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, मुख्तलिफ है, डिफरेंट है, क्योंकि वाटर जो है ये लिक्विड है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सी है, और H2S का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है -61 डिग्री सी। अब इसका जो मेन रीजन है जी वो ये है कि वाटर के अंदर H2O के मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो पाए जाते हैं, और वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरा H2S है हाइड्रोजन सल्फाइड। यहां पर इन मॉलिक्यूल्स में लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस जो है वो पाए जाते हैं, और वो वीक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कंपैरिजन में। तो इसी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के चेंज से या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के टाइप से, काइंड से, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो भी चेंज होंगे, डिफरेंट होंगे। तो ये प्रॉपर्टीज आप यहां से
अंदाजा लगाइए, ये प्रॉपर्टीज जो है ये चेंज है और दोनों एक ही ग्रुप से, हाइड्रोजन तो सेम है, ठीक है जी, लेकिन ऑक्सीजन और सल्फर दोनों एक ही ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। मतलब इसका ये हुआ कि सेम मॉलिक्यूल्स है, सिर्फ एटम, एक एटम का डिफरेंस है, यहां पर ऑक्सीजन है और यहां पर सल्फर है, और दोनों मॉलिक्यूल्स जहां पर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, लेकिन इनके जो प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो डिफरेंट है। वो सिर्फ और सिर्फ किस वजह से? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से। ये मतलब इसका जो है टाइप यहां पर चेंज है। H2S में लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस जो हैं वो पाए जाते हैं और यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होता है। सिर्फ इसी चेंज से, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की चेंज से, इनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो तमाम के तमाम चेंज होंगे। और ये मेन फैक्टर है कि जब हम मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं तो मॉलिक्यूल्स के स्टडी करने से पहले हमें चाहिए कि हम ये देखें कि यहाँ पर कौन से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो मौजूद है। तो उसके बाद हमें बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज का अंदाजा जो है वो खुद ब खुद लग जाएगा। यहाँ पर जो डिफरेंसेस हैं, दोनों में जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में, ये क्यों है? द डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज इज ड्यू टू, या इन properties is due to intermolecular forces। और ये जो डिफरेंस है इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में, ये हम एक्सप्लेन करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेस पे।